चलिए देखिएगा, तो हम लोगों ने जो है आर्टिकल पढ़ा हुआ था, ठीक है। कुल कितने आर्टिकल हैं पंचायती राज व्यवस्था में? 16 आर्टिकल हैं, ठीक है। याद रखिएगा 16 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकलों में सबसे पहले याद रखना है आपको कि इन आर्टिकलों का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आप पूरे आर्टिकल को याद करते हुए आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है आपको प्रॉपर याद हो जाए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताइएगा 243 क्या बोलता है? परिभाषा, ठीक है। 243 ए ग्राम सभा, बी पंचायतों का गठन, ठीक है। सी क्या बोलता है? हाँ, सी फॉर संरचना, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। डी क्या बोलता है? आरक्षण, ठीक है। और ई क्या बोलता है? ई अवधि, कार्यकाल, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं हम लोग एफ में, निहरताएं, ठीक है। तो हाँ, यहां पर सदस्यों की निहरताएं कही जाती हैं कि अगर कोई सदस्य चुना जा चुका है या चुनने योग्य है, ठीक है, उसने अपने आप को खड़ा कर दिया है कहां पर? प्रतिनिधि के तौर पर, तो हम यहां पर देख पाते हैं कि वो उसकी निहरताएं कौन कौन सी है। या फिर मान लीजिए वो ठेकेदार रहा हो, बहुत सारी निहरताएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कभी भी उसने सरपंच या उस पद के लिए लड़ा हो, याद रखिएगा। और इसके साथ ही क्या किया उसने, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो जमीन है, ठीक है, सरकारी जो जमीन है उसका गबन कर लिया हो, या फिर उसने कभी सरकार के जमीन पर या ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर घर बना लिया हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो उसकी निहरताएं को दर्शाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है जी क्या बोलता है? शक्ति, ठीक है। जी फोर्स मैंने बताया था शक्ति, तो याद रखिएगा उनके पास शक्ति है, प्राधिकार है, उत्तरदायित्व है, ठीक है। इसके बाद एच क्या बोलता है? कराधान की शक्ति, ठीक है, यानी कि कर निरूपित करने की शक्ति यहां पर दिया गया है इनको। और आई क्या बोलता है? वित्त आयोग का गठन। इसके बाद जे क्या बोलता है? लेखा परीक्षक, याद रखिएगा। और के क्या बोलता है? निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन, याद रखिएगा। इसके बाद एल क्या बोलता है? स्थापित होना, ठीक है, हाँ, लागू होना, यानी संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। और इसके बाद याद रखिएगा एम क्या बोलता है? अपवाद, कहां लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन क्या बोलता है? हाँ, विधि के साथ जुड़कर बना रहना, यानी अपने तत्वाधान में रहना, ठीक है। और अंततः ओ क्या बोलता है? हाँ, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अपने लिए क्लैप कीजिएगा क्योंकि आप लोग को प्रॉपर याद हो गया ये, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां से 1 नंबर हमेशा बनता है, ये 1 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। आपको व्यापम में हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत, खासकर जब एडीओ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें ज्यादा रहता है क्योंकि कारण ये है ना, पंचायती राज का एक सब्जेक्ट है पूरा उसमें, ठीक है। तो एडीओ जैसे अभी क्या है, आप लोग तैयारी कर ले रहे हैं, आने वाले समय में आप रिवीजन कर लेंगे। एडीओ का 50 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर जो है आपके पास बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है। कंप्यूटर, ऐसे टॉपिक्स ना हमेशा कहीं ना कहीं सर्कुलर में चलते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके सब्जेक्ट तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आपको पता है सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन ना इस तरीके से नहीं होता कि आप कॉलेज क्लास आ रहे हैं और प्रॉपर इसकी सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन ऐसा होता है कि आप अपना क्लास प्रॉपर करते रहें, जिसको जीएस सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है, मैथ और जीएस। इसके साथ आपको वर्चुअली या फिर आपको किसी भी तरीके से अलग से सब्जेक्ट को भी समझना होगा, क्योंकि जीएस में ना पंचायती राज का ऐसा कोई जगह नहीं है कि जीएस में आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि आप जीएस में बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसका एक पार्ट है पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती एक पार्ट है, उसी के अंतर्गत जो है चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में थोड़ा, लेकिन सिमिलरिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि दोनों पार्ट एक ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा महत्व आप यहीं पर कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिएगा, हमने स्टार्ट किया था अनुच्छेद 243 से, जहां पर आपका परिभाषा दिया गया है, ठीक है। परिभाषा में क्या दिया गया है, तो याद रखिएगा पंचायत के सभी स्तरों के जो शब्दावली होते हैं उनकी परिभाषा दी गई है यहां पर, ठीक है। याद रखिएगा, चाहे आप ग्राम सभा कह ले, पंचायत क्षेत्र कह ले, किसे पंचायत क्षेत्र कहा जाएगा, किसे ग्राम सभा, किसे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर क्या होता है, जिला क्या होता है, ऐसे बहुत सारे शब्दों की परिभाषा दी गई है यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर आता है ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा में समझिएगा कि अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा क्या होगा, ठीक है। तो ग्राम सभा याद रखिएगा, हमने क्या कहा था कि किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, देखिए यहां पर एक शब्द होता है, आप यहां पर बहुत बार सुने होंगे, नगरीय निकाय, ठीक है, और दूसरा ग्रामीण निकाय। ये दो शब्द सुना है आपने, ठीक है, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय, ठीक है। तो नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय क्या होता है समझिएगा एक बात, ठीक है। किसे हम जिला पंचायत कहेंगे, किसे हम जनपद पंचायत कहेंगे और किसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और यहीं पर अगर आप सुना होगा आपने कि नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है और नगर पंचायत क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा
किसी भी क्षेत्र को हम नगरीय निकाय या किसी भी क्षेत्र को ग्रामीण निकाय कैसे घोषित कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बिलासपुर जो है आपके ग्रामीण निकाय में भी आता है और आपके नगरीय निकाय में भी आता है। ठीक है, तो ऐसे स्तर में याद रखिएगा कि किसे हम नगरीय निकाय कहेंगे और किसे हम ग्रामीण निकाय कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी राज्य के अंतर्गत यह घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में, तो यहां पर पूरा काम कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। हाँ, राज्यपाल जो है इसकी उद्घोषणा करते हैं, लेकिन यह बात कहां से आती है? राष्ट्रपति के पास से आती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में वहां के निवासी के द्वारा निर्भरता यदि कृषि है या कृषि से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा वह क्षेत्र क्या चीज में घोषित कर दिया जाएगा? आपके ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, यानी वहां जिला पंचायत होगा, जनपद पंचायत होगा और ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, वहां की जनसंख्या जो होगी ना, अगर मान लीजिए कृषि और कृषि के संबंधित क्षेत्र से संबंधित है वो, ठीक है, उनकी निर्भरता क्या है? कृषि वाले क्षेत्र में है। जैसे आपने भिलाई गए होंगे आप लोग, तो भिलाई में आपको जिला पंचायत नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा जिला पंचायत? बिकॉज कि दुर्ग का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अधिकांश क्षेत्र क्या है? नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, आपको जानकारी होगा कि नगर निगम के अंतर्गत दुर्ग के क्षेत्र में 4 नगर निगम आ गए हैं। ठीक है, आपका दुर्ग नगर निगम है, भिलाई नगर निगम है, ठीक है, रिसाली हो गया, चरोदा हो गया, ऐसे 4 नगर निगम हो गए वहां पर। तो इसका कारण क्या है? वहां पर अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर कर रही है? गैर कृषि कार्यों में। ठीक है, यानी कि नगरीय निकाय क्षेत्र तभी डेवलप होता है उस क्षेत्र में जहां पर वहां के लोग जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर या फिर नगरीय क्षेत्र के तौर पर यह तय कर लें कि कृषि पर निर्भर है या नहीं है। ठीक है, जैसे एससीएल एरिया वाले को देखेंगे आप, तो ऐसे देखा होगा आपने कि वो लोग कृषि का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, इससे देखिएगा विश्रामपुर, तो विश्रामपुर पूरा एससीएल कोल एरिया वाला एरिया हो गया। तो रायगढ़ देखिएगा, ठीक है, तो कोरबा देखिएगा, जहां जहां आपको एससीएल के अधिकांश जनसंख्या दिखेगी, जहां पर लोग नगरीय तौर पर कार्य कर रहे हैं, कृषि पर संबंधित क्षेत्र पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो नगर निगम पे स्थापित होता है। ठीक है, तो आपके पास परिभाषा होनी चाहिए कि कहां पर नगर निगम हो सकता है, कहां पर ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है, यानी कि जिला पंचायत और जनपद और ग्राम पंचायत हो सकता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे? सर जैसे कहीं पर आधा नगर है आधा, तो बिलासपुर इसी का उदाहरण है। बिलासपुर में आधा नगर है, एनटीपीसी है। ठीक है, एनटीपीसी पर लोग हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका रेलवे है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपका मस्तूरी, ठीक है, आप आउटर एरिया में चलिए, कृषि का कार्य हो रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो जो कृषि वाला क्षेत्र है, जैसे कि आपका इधर गनियारी की तरफ निकल जाइए, ठीक है, तो गनियारी तरफ निकलेंगे, कोटा की तरफ निकलेंगे, तो देखिएगा कुछ कुछ क्षेत्र जो है नगरीय निकाय में शामिल हुआ है। लेकिन अगर यही आसपास के गाँव को देखेंगे आप, तो भी गाँव अभी भी काम कर रहा है, पशु वहां पर अभी भी हैं, वहां पर प्रॉपर अभी खेती बाड़ी होती है, तो वो आपके जिला पंचायत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा नगरीय निकाय वही क्षेत्र पर डेवलप होता है जहां पर पूरी जनसंख्या जो है नगर से संबंधित हो या फिर ऐसे काम कर रहे हो जो कि गैर कृषि कार्य हो, गैर कृषि कार्य। ठीक है, कृषि से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब ट्रैक्टर कहीं बन रहा है तो कृषि कार्य है, याद रखिएगा। जो कृषि के इक्विपमेंट बनते हैं जहां पर, वो भी कृषि के कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो कृषि का कार्य जहां पर नहीं होता है तो वो क्षेत्र आपका नगरीय निकाय में डेवलप होगा। ठीक है, और जहां पर कृषि का कार्य होता है और पूरी जनसंख्या वहां की कृषि पर निर्भर है, तो वो क्या बनेंगे? जिला में आएंगे, जिला पंचायत। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो देखिएगा इसी तरीके से जो है आपको ग्राम सभा का परिभाषा याद रखना है। ग्राम सभा होता क्या है, तो याद रखिएगा एक्चुअल में ग्राम सभा बेसिकली क्या है, उसी के बारे में आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। यहीं से स्टार्ट था हमारा टॉपिक। ठीक है, तो देखिएगा पहले तो समझिएगा कि ग्राम सभा जो है सबसे छोटी निकाय है और यह पंचायत, जैसे देखिएगा मैंने आपको बताया था कि हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में केवल मैं जब भी बोलूंगा पंचायती राज व्यवस्था, तो अभी हम लोग अपने राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि जब हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे, ग्राम पंचायत, इसके बाद आता है आपका जनपद पंचायत, इसके बाद आता है जिला पंचायत। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी निकायों में सबसे छोटा निकाय क्या है? ग्राम पंचायत सबसे छोटा निकाय है। ठीक है, तो जब सबसे छोटा निकाय है ये, तो इसका मतलब ये है कि इसका आप केक समझते हैं? केक क्या होता है? सीएजी, केक, याद रखिएगा। कंट्रोलर, ठीक है, इसे कंट्रोलर कहा जाता है, याद रखिएगा, परीक्षक कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का कैग कौन सा निकाय है, तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा कि कैग ग्राम सभा का, या सॉरी ग्राम पंचायत का कैग किसे कहा जाता है।
ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा का जो कैग है, ठीक है, ग्राम पंचायत का, उसे ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है। ग्राम सभा जो है ना एक तरीके से विधानसभा है, याद रखिएगा, छोटे स्तर का विधानसभा, ठीक है। क्यों? इसके अंतर्गत एक वैल्यूज आती है, याद रखिएगा। कारण यह है कि जो भी उस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता सूची में पंजीकृत हो, ठीक है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उन्हीं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है, याद रखिएगा। एक तरीके से फिर से दोहराऊंगा कि आपके दिमाग पे भवन नहीं आना चाहिए कि ऐसा कोई बिल्डिंग होगा उसी को ग्राम सभा कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्राम सभा कहीं पर भी लाया जा सकता है, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात याद रखना होगा कि कोई बिल्डिंग नहीं है ग्राम सभा, ग्राम सभा लोगों का समूह है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, जो भी उस गांव के अंतर्गत मतदाता होंगे, ठीक है, जो पंजीकृत होंगे। अब मान लीजिए आप चाचा के घर घूमने जा रहे हैं, तो आप उस गांव में रह तो रहे हैं बट आप वहां के मतदाता नहीं है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा? जो उस क्षेत्र में रहता हो और साथ ही साथ उसका पंजीयन हो, वहां पर आपके पास वोटर लिस्ट में जो है आपका पता जो है उस क्षेत्र का हो, ठीक है। तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं ग्राम सभा का सदस्य, ठीक है। अब देखिएगा इसके कार्य समझेंगे हम लोग, इसके द्वारा निर्धारित जो परिषद की बैठक है उसके बारे में समझेंगे। तो याद रखिएगा पहले तो परिभाषा देखिएगा, किसी गांव के अंतर्गत मतदान सूची में सूचीबद्ध मतदाता का समूह ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ग्राम सभा क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके सदस्य कौन होंगे? तो याद रखिएगा मैंने बताया कि ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत, उस क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो व्यक्ति होगा, ठीक है, और व्यक्ति क्या होगा? पंजीकृत होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, सूचीबद्ध होना चाहिए, वही वहां का सदस्य कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है। ग्राम सभा में सदस्य बनने के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसकी बैठक एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? 6 बार होनी चाहिए, याद रखिएगा। एक साल में बैठक कितनी बार होनी चाहिए? 6 बार होनी चाहिए। और अगर बहुत मिनिमम कंपेयर करें तो 3 महीने में कितनी बार होनी चाहिए? एक बार, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 महीने में एक बार, यानी कि साल भर में कितने बार हो सकता है? 4 बार, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन से याद रखिएगा। सामान्य तौर पर, ठीक है, सामान्य तौर पर एक साल में बैठक 6 बार होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्थिति के अनुसार आपातकालीन स्थिति में जो है ये साल भर में 4 बार तो अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द लगाइएगा, ठीक है। 6 बार में अनिवार्य नहीं लगा सकते, 6 बार में सामान्य परिस्थिति बोलेंगे और अनिवार्य बार में 4, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक है, मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य क्यों है, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, ग्राम सभा को क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है ना, इसका सामान्य सा उद्देश्य है कि स्थानीय जो लोग हैं उनको प्रशासन में कहीं ना कहीं जोड़ना, ठीक है। क्योंकि ये देखिए अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा में शामिल होता है तो उसे प्रशासनिक कार्यों के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलती है कि कहाँ पर क्या बन रहा है, कहाँ पुलिया का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर सड़कें बन रही हैं, ठीक है, कहाँ पर बाग बगीचे बन रहे हैं, कहाँ पर नाली बन रहा है। ये ग्राम सभा के सभी सदस्यों को जानकारी होता है धीरे धीरे, ठीक है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि प्रशासन संबंधी सभी जानकारी तो इनको प्राप्त होती ही है, प्रशासन में इनका योगदान भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि ग्राम सभा में आप देखे होंगे कि समिति बनाई जाती है, ग्राम सभा की समिति, ठीक है। इन समितियों को चुन लिया जाता है, 4-5 लोगों को चुन लिया जाता है और कुछ लोग क्या करते हैं, जो गांव के अंदर स्कूल हैं उसका निरीक्षण करने निकल जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनका योगदान मिल रहा है कि स्कूल प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, ये सब जानकारी मिलती रहती है इनको, ठीक है। तो एक तरीके से इनका उद्देश्य है ग्राम सभा को बनाने का कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है प्रशासन में योगदान देना, ठीक है। ये मूल उद्देश्य याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में और कुछ बातें करते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इनका जो औसतन, ठीक है, बैठक होगा एक साल में 4 बार होना चाहिए या 3 महीने में 1 बार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर एक साल में 6 बार बैठक होनी चाहिए। दूसरा, कोरम की बात कर लें, याद रखिएगा कोरम के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कोरम होता है गणपूर्ति, ठीक है। मैंने समझाया था कि किसी भी सभा में या किसी प्रकार की बैठक में जब तक एक मिनिमम सदस्य का आंकड़ा पार ना कर जाए तब तक वो जो कार्यवाही है आगे क्रियान्वित नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 40 सदस्य हैं और 40 सदस्य में अगर केवल 5 लोग आ रहे हैं तो फिर हम क्लास आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कोरम पूर्ति नहीं हुआ। लेकिन अगर वही 10 लोग आ जाते हैं तो अब क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि कोरम का मतलब होता है वह मिनिमम संख्या जिसके द्वारा बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाई जा सके, ठीक है। वह मिनिमम संख्या, याद रखिएगा, वह न्यूनतम संख्या जिससे कार्यवाही को, बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाई जा सके, उसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/10, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्राम सभा की बात करें तो उसका मतलब है पूरा गांव होगा। गांव में 1000 लोग हैं मान लेते हैं, 1000/10 कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 100 लोग कम से कम आने चाहिए। ये गणपूर्ति होगा किस क्षेत्र के लिए, सामान्य क्षेत्र के लिए, ठीक है। और यही अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे तो
1/3 सदस्य है, याद रखिएगा। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होगा? यहां पर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1000 लोग हैं, तो कितने लोग चाहिए इसमें? हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर जनसंख्या के एवज पर जो होगा, ठीक है, तो ऐसे में हमारी जनसंख्या के एवज पर जो है यह निर्धारित होगा 1/3 लोग में। ठीक है, यानी 3 में से हमेशा एक व्यक्ति आना अनिवार्य होगा। ठीक है, अनिवार्य होगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें 1/3 महिला भी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1/10 में यहां पर 1/3 महिला होनी चाहिए, और यहां पर 1/3 सदस्य हैं तो उसमें पूरी की पूरी महिला होनी चाहिए अगर 1/3 सदस्य आते हैं तो। ठीक है, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए हो गया। ठीक है, तो 1/10 1/3 याद रखिएगा, और महिला तो दोनों में 1/3 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना महिलाओं के आए याद रखिएगा ग्राम सभा का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, समोसा और चाय बाकी बटकर खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके कार्य और दायित्व की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए नियमावली तैयार किया जाता है। ठीक है, पूरे ग्राम सभा के अंतर्गत याद रखिएगा कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उस पंचायत के अंतर्गत जो है जो भी सामाजिक और आर्थिक कार्य किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे सामाजिक आर्थिक कार्य किया तो आपने देखा होगा कि जो शमशान घाट होते हैं, ठीक है, इसका रंग रोपण करना, ठीक है, शमशान घाट को तैयार करना, क्योंकि एक सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि इंसानों को जो है नदी को किनारे जला दिया जाता है। ठीक है, और नदी में फिर वेस्टेज बहा दिया जाता है या फिर बह जाता है वो। ठीक है, इसका नुकसान अन्य द्वितीय तौर पर होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, हम प्रतिष्ठान कर सकते हैं इसके लिए, या फिर एक प्रॉपर तरीके का एक क्षेत्र को निर्धारित कर सके कि हम यहाँ पर जो है शमशान भवन बना के तैयार कर दें, ताकि जो है क्षेत्र के हिसाब से वो वहाँ उस पूरे सामाजिक प्रणाली में एक कहीं ना कहीं एक स्थान प्राप्त हो जाए उसको। ठीक है, साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा अपने क्षेत्र को, ठीक है, जैसे आर्थिक क्षेत्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ग्राम सभा में याद रखिएगा यह निर्धारित किया जा सकता है कि हम एक बाजार, बड़ा सा बाजार जो है, ठीक है, टोला जैसा बना सके, और वहां पर सभी लोग, दूसरे गांव के लोग भी आकर सामान बेच सकेंगे। तो वो जब आएंगे तो वहां का आर्थिक क्षेत्र डेवलप होगा, और क्षेत्र डेवलप होगा तो उस ग्रामीण क्षेत्र को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक कार्य करके अपने क्षेत्र को जो है नियमावली दे सकते हैं। ठीक है, योजना प्रस्तावित कर सकते हैं। याद रखिएगा योजना के प्रस्ताव के पूर्व जो है अनुमोदन का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, अनुमोदन समझते हैं आप लोग? हाथ खड़ा करना। ठीक है, समझाता हूं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि यहां पर निर्धारित किया गया कि इस बार जो है शौचालय बनना है। ठीक है, लेकिन शौचालय की जो संख्या आई है वो केवल 25 लोगों के घर के लिए आई है, और है यहां पर 1000 लोग। ठीक है, ऐसे में ये जानकारी मिलेगा कि बाकी कुछ लोगों के घर में तो पहले से बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि बनना तो सभी के घर में है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक क्रमबद्ध रूप से होता है 25 25 25 करके, तो शुरू के 25 के घर में कैसे करा जाए। ठीक है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि हम यह तय कर लें कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किनको किनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अनुमोदन किया जाएगा कि भीखूराम के घर में जो है, भीखूराम के पास घर नहीं है, टूटा कुटिया में रहता है, उसको घर दे दिया जाए। ठीक है, तो अनुमोदन में हाथ खड़ा किया जाएगा, वोटिंग कराया जाएगा, फिर देखेंगे कि अगर भीखूराम के लिए अधिक वोट मिल रहा है तो इसका मतलब है अनुमोदन के लिए हाँ कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से उसका नाम लिखकर इसको रजिस्टर करके आगे बढ़ा दिया जाएगा, और उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है पारित हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से फंडिंग निकल जाती है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है प्रस्ताव के पूर्व अनुमोदन करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना। ठीक है, आपको जानकारी होगा कि सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है कि जो भी हाट होते हैं, हाट समझ रहे हैं, बाजार। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का जो बाजार होता है, हाट होता है, उसमें बार बार सफाई कराना, रंग रोपण कराना, आसपास हैंडपंप लगवाना, इस प्रकार के सभी कार्य को जो है ग्राम सभा देख सकती है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक अंकेक्षण, याद रखिएगा सामाजिक अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों का ऑडिटिंग किया जाता है, इससे पैसे गबन नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद वार्षिक बजट का विचार करना, एक साल में कितना खर्च हो रहा है और नए नए चीजों पर काम करना है, सड़क पर काम करना है या किन किन क्षेत्रों पर काम करना है, वो सभी वार्षिक बजट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है सामुदायिक कार्यक्रम में योगदान देना। तो याद रखिएगा ऐसे कल्चर, जैसे अभी महाशिवरात्रि का समय चल रहा है, ठीक है, ऐसे में कहीं पर मेला लग रहा होगा, तो मेला से संबंधित जितने भी कार्य होंगे ये सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत इसे आगे क्रियान्वित किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब ऐसे मेले में आप जाते हैं तो गाड़ी पार्किंग के लिए आपको अलग जगह दिया जाता है। ठीक है, कि यार इस क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग की, वहां 4 व्यक्ति खड़े होंगे, वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं या उस गांव के व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको उस काम को करने के लिए हो सकता है 500 रुपए उस दिन का दिया जाएगा, लेकिन काम करने के लिए जो है वहां पर उस ग्राम सभा के लोगों को ही निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो ग्राम सभा निर्धारित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अन्य कार्य देखिएगा, यहां से हम जो है आगे पॉइंट करेंगे। ठीक है,
जैसे कि मैंने बताया यह एक प्रकार का कैग होता है, ठीक है। कैग याद रखिएगा, ये हमारे आर्टिकल, संविधान के हमारे जो आर्टिकल है 148, इसमें लिखा गया कैग के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का परीक्षक होता है, ऑडिटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ग्राम सभा एक प्रकार से किसका, ग्राम पंचायत का कैग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे कैग कहा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा गया था, व्यापम में पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, व्यापम में कहीं कहीं पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसके आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत जो है और कौन कौन से विशेष कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत होता है यह जब भी काम करेगा, ग्राम पंचायत यह हमेशा उत्तरदायी होगा किसके प्रति, ग्राम सभा के प्रति, ठीक है। ग्राम पंचायत जब भी अपना कोई काम कर लेगा और उसमें कोई कमियां निकलेंगी तो ग्राम सभा बैठाया जाएगा, याद रखिएगा। और ऐसे में सरपंच को, ठीक है, या उप सरपंच को निकाला भी जा सकता है इनके कार्यवाही के दौरान, ठीक है। इसकी प्रक्रिया मैं समझाऊंगा कैसे उनको निकाला जाता है। तो ऐसे में याद रखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल में एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे कोई मंत्री है, ठीक है, हमारे राज्य का कोई मंत्री है, याद रखिएगा, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य का हमारा कोई मंत्री है तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, जल्दी बताइए। राज्य का कोई मंत्री है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? अगर कोई अकेला मंत्री है तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, वो राज्यपाल को सारी बातें बताएगा कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये काम किया है और इसमें ये चीजें हुई हैं, ठीक है। लेकिन यही पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल जो है ये पूरे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और अगर यहां पर कोई गलती होती है तो सभी को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ सकता है, ठीक है। यहां पर कोई गलती होगा तो एक अकेला व्यक्ति त्यागपत्र देगा, लेकिन यहां पर कोई गलती होगा तो पूरा मंत्रिमंडल साफ, सरकार गिर गई, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल जो है एक ऐसा समूह है जहां पर तैरते साथ में है और डूबते भी साथ में है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा, ठीक है, यह पूरी तरीके से ग्राम पंचायत के कार्यों को देखता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुछ अन्य बिंदुओं में ग्राम सभा के जो कार्य हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ग्राम पंचायत में कार्य कुछ ऐसे हो चुके हैं जिसको ये कहा जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नुकसानदायक हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा किसी कार्य को जनपद, जिला व जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, याद रखिएगा। ग्राम सभा भी, ग्राम सभा के पास इतना पावर होता है कि वह किसी भी कार्य को, ठीक है, उसका दायित्व है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में समझिए कि अगर ग्राम पंचायत ने कोई कार्य किया हुआ है, ठीक है, और ग्राम पंचायत कोई कार्य करके अपनी बातें छिपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, ग्राम पंचायत जो है अपनी बातें को छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन याद रखिए ग्राम पंचायत के पास के जो दायित्व होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का दायित्व है कि ऐसे कार्य जो उसने किया हुआ है उसको ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ग्राम सभा फिर क्या करेगा, ऐसे किसी कार्य को जनपद, जिला और जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और उसकी सारी कार्यवाही को देखने के लिए मजबूर कर सकता है उसमें ग्राम पंचायत के समक्ष में, ठीक है। तो ये पावर होता है ग्राम सभा के पास, याद रखिएगा, और ये ग्राम पंचायत से ज्यादा पावरफुल माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत से ज्यादा पावरफुल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं कि ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी
ठीक है इकाई होती है, याद रखिएगा। या फिर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे ग्राम पंचायत बोल देते हैं जनरली, ग्राम पंचायत जो है ठीक है सबसे छोटी इकाई है। लेकिन याद रखिएगा बोलेगा जाएगा बुनियादी इकाई, तो याद रखिएगा ग्राम सभा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई, ठीक है, यह है ग्राम सभा, याद रखिएगा। तो ग्राम सभा के बारे में हर एक बिंदु जो है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करेंगे पंचायतों के गठन से संबंधित क्षेत्र, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहां से, इसके बाद देखिएगा हम मुख्यतः तौर पर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट 243 बी के बारे में, ठीक है। इसको आपको याद करते हुए चलना है कि ए क्या है बी क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 बी, ठीक है। अनुच्छेद 243 बी याद रखिएगा क्या बोलता है बी, तो याद रखिएगा पंचायतों का गठन, ठीक है। याद रखिएगा पंचायतों के गठन से संबंधित जो भी कार्यवाही होगा कौन करेगा, पहले तो याद रखिएगा तो पंचायतों से संबंधित गठन के विषय में, पंचायतों से संबंधित गठन के विषय में नियमावली कौन बनाता है, राज्य का विधानसभा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पंचायत के गठन के संबंध में नियमावली कौन बनाता है, याद रखिएगा विधानसभा बनाता है। यानी विधानसभा जो है कभी भी पंचायतों गठन के संबंध में निर्णय बदल सकता है, यह बोल सकता है कि 3 स्तर की जगह पर 4 स्तर कर दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में हमारा पंचायत जो है कितने स्तर का है, त्रिस्तरीय, अभी वर्तमान में हमारा जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। एक होता है आपका सबसे ऊपरी स्तर जिला पंचायत, मध्य स्तर क्या कहलाता है, जनपद पंचायत, और सबसे निम्न स्तर ग्राम पंचायत। मैंने आपको बताया था कि कितनी कितनी संख्या में इसका गठन होगा, 1000 की संख्या में, हाँ याद रखिएगा 1000 की संख्या में, जहां पर भी जनसंख्या, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत याद रखिएगा 1000 होगी, उनको मिला करके ग्राम पंचायत निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे 5000 की, तो हाँ 5000 की जनसंख्या पे जनपद पंचायत और 50000 की जनसंख्या पे जिला पंचायत, याद रखिएगा, ठीक है। व्यापम का ये सारे सुपरहिट क्वेश्चन है, मतलब यही संख्या संख्या से क्या है कथन और कारक पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि 50000 की जनसंख्या पर, ठीक है, किस स्तर की निर्माण की जाती है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ऐसे में गलतियां हमेशा क्या होता है, अगर हम इसको कम आंकते हैं, ठीक है, तब गलतियां होती हैं और हम जनपद पंचायत को टिक करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1000 से अधिक की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत, 5000 से अधिक की जनसंख्या पर जनपद और 50000 से अधिक की जनसंख्या पर जिला पंचायत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसका एक फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं इसमें, ठीक है। प्रादेशिक स्तर पर चुनाव प्रणाली, ठीक है, प्रादेशिक स्तर पर चुनाव प्रणाली, समझिएगा प्रादेशिक स्तर पर चुनाव प्रणाली क्या होता है, ठीक है। देखिएगा जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ अलग छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिसे हम वार्ड कहते हैं, ठीक है, वार्ड कहते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे समझिएगा यहां पर प्रादेशिक स्तर पर जब हम चुनाव कराते हैं तो हम वार्डों में चुनाव कराते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि कोई ग्राम पंचायत है, तो इसके अंतर्गत जो है जनसंख्या का बंटवारा कर दिया जाता है वार्डों के अंतर्गत, ठीक है। तो जो छोटी छोटी इकाइयां होती है उसे हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं, ठीक है। तो वार्ड जो कहते हैं, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत
जनसंख्याओं का बंटवारा होता है और इस जनसंख्या के अंतर्गत ही एक व्यक्ति होगा जिसे हम पंचायत का सदस्य कहेंगे, याद रखिएगा। पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य नहीं, ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य तो पूरा ग्राम पंचायत और उसके अंदर वार्ड में रहने वाले लोग सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे, लेकिन पंचायत का सदस्य कौन होगा? पंच, ठीक है, याद रखिएगा। जो पंच होता है, ठीक है, वो वार्ड का क्या होगा? हाँ, मुखिया होगा। वार्ड का मुखिया पंच कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वार्ड का जो मुखिया होगा उसे पंच कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको याद रखना है कि तीनों स्तर में कितने वार्ड की संख्या हो सकती है, ठीक है, वार्डों की संख्या क्या क्या होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब निर्धारित किया गया हमारे संविधान संशोधन के द्वारा 73वां के साथ कि किस स्तर में कितने वार्ड होंगे और जितने वार्ड होंगे उतने मुखिया होंगे। तो इससे में आपको याद आ जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो हम वार्ड की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पर होता है आपका 10 वार्ड, 1000 की जनसंख्या, 100 से बांट दीजिए, ठीक है, तो 10 वार्ड, ठीक है, क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, इसमें क्या होता है, एक लिमिट होता है, ठीक है, लिमिट होता है जिसमें हम 10 तक ही बना सकते हैं आपके 1000 में, ठीक है। और यही अगर आप उसमें जनपद पंचायत की बात करेंगे तो इसमें आप 25 तक जा सकते हैं, जिला में आप 35 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो सभी का आधार दिया गया है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी लिस्ट होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी जो जनसंख्या 1000 से अधिक है, 1400 है, ठीक है, तो 1400 के हिसाब से आप बढ़ेंगे, ठीक है, तब बढ़ेंगे। लेकिन जो 1000 जनसंख्या पर बने हुए ग्राम पंचायत हैं उनकी संख्याओं में वार्डों की संख्या नियमित होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नियमित वार्ड की संख्या, ठीक है। कितने से कितना? तो 10 से, यहां पर 10 होगा, केवल 10, 10 से 25, 10 से 35, ठीक है, ये लिस्ट होता है, याद रखिएगा। और अगर इनकी संख्या बढ़ी है तो 10 से 15 भी जा सकते हैं, लेकिन संख्या के एवज पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो इसमें आपको प्रावधान याद रखिएगा, 3 स्तरीय प्रावधान है, ठीक है, जिसमें वार्डों की संख्या में आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जो वार्ड होता है, ठीक है, 1000 से अधिक, 1000 से कम की संख्या है तो 10, ठीक है, और 1000 से अधिक है तो 20 तक चले जाइए, ठीक है। तो 10 से 20 का जो संख्या होगा आपको यहां पर 10 से 20 कर लेना है, ठीक है, क्लियर है कि 1000 की जनसंख्या है तो 10, ठीक है, और 1000 से अधिक है तो 10 से 20 के बीच में, ठीक है। और यही याद रखिएगा कि जनपद पंचायत में, ठीक है, 10 से 25, ठीक है, और जिला पंचायत में 10 से 35। हमेशा लास्ट वाला डिजिट ही काम करता है, याद रखिएगा। और क्योंकि ग्राम पंचायत में आप बोल नहीं सकते ना कि 1000 की जनसंख्या है, करेक्ट, 1000 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो आप 10 से ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, स्तर तो आप सभी को पता होगा, ये जो स्तर होता है जनसंख्या का, जिला पंचायत, ये होता है आपका उच्च स्तर का, ये होता है मध्य स्तर, और ये होता है आपका निम्न स्तर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जो पंचायतों का गठन किया जाता है वो 3 स्तर में किया जाता है, जिसमें निम्न स्तर होता है सबसे नीचे, मध्य स्तर होता है बीच में जनपद पंचायत, और उच्च स्तर होता है आपका जिला पंचायत, ठीक है। अब एक राज्य ऐसा जहां पर 4 स्तर होते हैं, बताइए जल्दी से, कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय, ठीक है। मैंने बताया कि इस गठन का निर्धारण कौन कर रहा है? विधानसभा। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा कि वहां का जो पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा होगा, ठीक है, तो ये विधानसभा क्या करेगा, अपने यहाँ 4 स्तर की व्यवस्था अपना लेगा। तो ऐसे में याद रखिएगा वहां पर क्या क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत है वहां पर पहला स्तर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहां पर टॉपिक कभी आ गया आपके सामने तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर पर, इसके बाद आता है अंचल पंचायत, अंचल पंचायत, तीसरा होता है आंचलिक परिषद, और चौथा होता है जिला परिषद। इस तरीके से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 4 स्तर होते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के 4 स्तर याद रखिएगा। यहां तक कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन इसमें? बताइए, इस पूरे टॉपिक में कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको? ये वार्ड की जनसंख्या ना नियमित नहीं हो सकती है, हाँ, क्योंकि देखिए वार्ड की जनसंख्या को अगर नियमित करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा कि आपकी फैमिली के 3 लोग जो है दूसरे वार्ड में और 2 लोग किसी और वार्ड में चले जाएंगे,
होगा, कोई तो फैमिली ऐसा होगा जो अलग अलग हो जाएगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि किसी ना किसी का चुनाव जो है किसी और वार्ड से जुड़ता है और किसी का चुनाव किसी और वार्ड से होता है, देखा है ऐसा? तो ये बहुत कॉमन बात है। इसका कारण यही है कि वार्डों में जनसंख्या के एवज जो होता है अधिकांश नियमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कहीं पर 95 हो सकते हैं, कहीं पर 120 हो सकते हैं, ठीक है। वार्डों की संख्या अलग अलग हो सकती है इसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? आगे चलें, जल्दी बताइए। बताइए, जल्दी से बताइए। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? समझ में आ गया चीजें? ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। देखिएगा नेक्स्ट है 243 सी, ठीक है। तो 243 सी क्या है देखिएगा। अनुच्छेद 243 सी, ठीक है। समझिएगा अनुच्छेद 243 सी क्या बोलता है। तो देखिएगा ये बोलता है पंचायतों की संरचना। तो गठन और संरचना में क्या अंतर है, ठीक है, ये पहले समझिए। तो देखिए गठन क्या है? गठन कहता है कि आप उसके जो स्तर हैं उसका गठन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल ने 4 गठन कर लिया है, ठीक है, कुछ राज्यों ने 2 गठन कर लिया है। अच्छा एक नियम और याद रखिएगा, गठन से एक नियम और याद आया मुझे, याद रखिएगा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा, ठीक है, 20 लाख से कम होगा, याद रखिएगा। तो 20 लाख से कम होने पर वहां पर वह मध्य स्तर को गठित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। जहां पर भी किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम होगा तो वो मध्य स्तर को क्या कर सकता है? गायब कर सकता है, यानी मध्य स्तर की स्थापना नहीं करेगा। हाँ, 2 स्तरीय कर लेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और हटाने में सिर्फ बीच का हटाएगा ना, जिला स्तर नहीं हटा देगा या ग्राम स्तर नहीं हटा देगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां मध्य स्तर स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। चलिए संरचना की बात करते हैं, देखिएगा। अब देखिए संरचना कैसे स्थापित होता है यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो समझते हैं संरचना के बारे में, हटा दो इसे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा संरचना को स्थापित करने के लिए विधि कौन बनाएगा? विधि का पावर किसके पास है? याद रखिएगा विधानमंडल। हाँ, विधानसभा ही कह सकते हैं क्योंकि हमारे राज्य में परिषद नहीं है, ठीक है। विधानमंडल जो होता है, याद रखिएगा इसकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है आपका विधान परिषद। तो जो विधान परिषद होता है, याद रखिएगा ये केवल हमारे 6 राज्यों में है, ठीक है, 6 राज्यों में है। इसको बोलते हैं बाइकैमरल स्टेट, ठीक है। तो बाइकैमरल स्टेट के लिए याद रखिएगा कि विधान परिषद हर जगह पर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। जब तक विधानसभा नहीं चाहेगा तो उस राज्य में उस जगह पर विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि विधान जो परिषद है यह, ठीक है, हमारे राज्य में क्या है? नहीं है। इसलिए हमारे राज्य में जो भी काम होगा वो विधानसभा देखता है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण रूप से आप कभी भी क्या कहेंगे? विधानमंडल ही कहेंगे, ठीक है, भले ही आपका विधान परिषद नहीं है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा विधि कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विधानमंडल जो है यह तय करता है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी, ठीक है। जैसे वार्डों का बंटवारा, ठीक है, कितने वार्ड होंगे, ये पूरा का पूरा इसी नियम से चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इनके वार्डों में के अंतर्गत जो है, ठीक है, निर्वाचन से भरे जाने वाले लोगों के जो स्थान का अनुपात होगा वो हमेशा एक समान होगा, ये कहा जाता है। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि इसकी संरचना कैसी होगी। तो याद रखिएगा आपके त्रिस्तरीय संरचना है, इसकी संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो ग्राम पंचायत होगा या जनपद पंचायत होगा और जिला पंचायत होगा वो कैसा होगा? देखिएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। ऐसे में देखिएगा जो हमारे सदस्य होते हैं, ठीक है, आपको जानकारी होगा इसमें 3 व्यक्ति होते हैं सामान्य तौर पर, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे कहा जा सकता है या पदाधिकारी कहा जा सकता है, ठीक है। 3 व्यक्ति कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, ठीक है।
आप सरपंच को भी अध्यक्ष ही बोलेंगे अभी, ठीक है। बाद में हम ग्राम पंचायत के पास पहुंचेंगे तो हम फिर सरपंच लिखेंगे उसको। अभी क्या है, एक सिनारियो है, ठीक है। ये 3 सिनारियो होते हैं, याद रखिएगा, जहां पर संरचना इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इन संरचना में याद रखिएगा सबसे पहला जो है अध्यक्ष होगा, ठीक है। उस अध्यक्ष को याद रखिएगा, यहां पर ग्राम पंचायत में कौन होता है, सरपंच होता है, याद रखिएगा। यहां पर अध्यक्ष होगा कौन, सरपंच, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होगा, उप सरपंच, और सदस्य कौन होगा, पंच, याद रखिए ग्राम पंचायत में, ठीक है। यही अगर हम जनपद पंचायत की बात करें तो याद रखिएगा जनपद अध्यक्ष कहेंगे इसको, उपाध्यक्ष कहेंगे इसको, और सदस्य कहेंगे इसको, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद वही जिला में की बात करें तो जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और जिला सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। बीडीसी और डीडीसी, ठीक है, आपने चुनाव के बारे में सुना होगा, बीडीसी और डीडीसी, ठीक है। चलिए इसके चुनाव के बारे में देखिएगा, इनमें चुनाव कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। चुनाव की प्रणालियों में याद रखिएगा हमारे यहाँ 2 प्रकार का चुनाव होता है। चुनाव प्रणाली 2 प्रकार से कौन कौन, एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव जल्दी से बता दीजिए मुझे। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, हाँ, जो सीधे जनता द्वारा वोट देकर चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होगा, जनता द्वारा चुने गए के बाद हाँ, देखिए जब जनता जिस व्यक्ति को नहीं चुनता है, ना ही उनके पास प्राधिकार होता है इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं उनके पास ये प्राधिकार होता है कि वो आगे चलकर अपने उन व्यक्तियों को चुने, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव बस आप एक लाइन में कह सकते हैं कि जब जनता डायरेक्टली चुनती है किसी को तो प्रत्यक्ष चुनाव है, और जनता जब डायरेक्टली नहीं चुनती है तो अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। तो जनता के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति को हम प्रत्यक्ष चुनाव के साथ शामिल करते हैं, और जो जनता नहीं चुनती जिन्हें डायरेक्टली, उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव से काउंट करते हैं। तो देखिएगा, तो प्रत्यक्ष चुनाव यहां पर याद रखिएगा कहां कहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके प्रत्यक्ष चुनाव में आते हैं, जनता सीधे तौर पर चुनती है। ये आपके अप्रत्यक्ष चुनाव पे आते हैं, ठीक है। उप सरपंच जो है अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है, ठीक है। और पंच भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। यही अगर हम इनकी बात करें तो याद रखिएगा ये दोनों अप्रत्यक्ष हो चुके हैं पिछले चुनाव से, याद रखिएगा। इससे पहले प्रत्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मतलब एक दाव खेली एक तरीके से कह सकते हैं, और सभी यहां पर जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो है, जो कि पहले प्रत्यक्ष चुनाव से जीते जाते थे, याद रखिएगा, अब जो है अप्रत्यक्ष हो गए हैं, ठीक है। सदस्य ही अपने में से किसी को चुन लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रत्यक्ष हो गया, और सेम ये दोनों भी अप्रत्यक्ष हो गए, और ये आपके प्रत्यक्ष हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा इनकी संरचना कैसी होती है चुनाव प्रणाली के साथ, ठीक है, याद रखना है आपको। एक बहुत सरल तरीका है, इनको खैर याद रखने की जरूरत तो ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता। जब आप इनके कार्य को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें इसमें याद रखने को मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा इनके सदस्य जो होते हैं संरचना के अंतर्गत, ठीक है, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि वार्ड अगर मान लीजिए 1000 है, सॉरी जनसंख्या कितनी है, 1000 है, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, चाहे मैं 1000 जनसंख्या बोलूं, चाहे मैं 5000 जनसंख्या बोलूं, किसी किसी गांव की जनसंख्या 5000 भी हो सकती है, या फिर ग्राम पंचायत की संख्या 5000 तक जा सकती है, ठीक है। कारण क्या होगा, कारण ये हो सकता है, याद रखिएगा, कि एक लंबे समय पर वहां पर बंटवारा नहीं हुआ होगा या नया ग्राम पंचायत नहीं बना होगा, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर याद रखिएगा ये अधिकांश किस क्षेत्रों पर होता है, तो अधिकांशतः ये क्षेत्र होते हैं आपके बीहड़ इलाकों में, ठीक है, जहां पर ग्राम पंचायत जो है, याद रखिएगा, बहुत लेट लतीफ बनते हैं या बहुत धीरे बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नियम के अनुसार जानना है कि 1000 जनसंख्या पर ही एक ग्राम पंचायत हो सकता है, उसकी जनसंख्या में 1200, 1300, 1400 की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा होता क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। पूरे राज्य में निर्वाचन
और जनसंख्या एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे राज्य में निर्वाचन और जनसंख्या एक दूसरे के हमेशा अनुपातिक होंगे। ठीक है, मतलब पूरे राज्य में जहां पर भी चुनाव होगा वहां की जनसंख्या का जो बंटवारा होगा वो निर्वाचन और जनसंख्या के एवज पर अनुपातिक होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात जो है ना आपके कथन कारक में आता है, याद रखिएगा। यानी पूरे राज्य में जो भी, ठीक है, जो भी आपकी जनसंख्या होगी और निर्वाचन का तरीका होगा सभी राज्य के लिए बराबर होगा, अनुपातिक होगा। ठीक है, जो बंटवारा किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए जनसंख्या कितनी है, 1000 हो गई। ठीक है, तो 1000 में जो पूरा चुनाव होगा या निर्वाचन होगा सभी क्षेत्र के लिए बराबर यथासंभव हो जाएगा, सभी क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 500 के लिए अलग होगा और 500 के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम अलग अलग हो सकता है, आपने सुना होगा पहला चरण का चुनाव दूसरे चरण का चुनाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो 500 का जो चुनाव है, ठीक है, ये जो 500 है, ठीक है, इसमें केवल एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है और इस 500 में 5 व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी सभी को बंटवारा बराबर मिलेगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए 500 को बांटा गया है तो 100 के हिसाब से 5 बार बांट दिया गया है। ठीक है, और एक तरफ 500 का अकेला रख दिया गया है एक वार्ड में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि वार्ड में जो संख्या होगी वो बराबर नियमित किया जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा कि एक वार्ड में 500 की संख्या है, एक वार्ड में 100 की संख्या है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए यहां पर 2 व्यक्ति खड़े हो रहे हैं तो 500 में 250 लोग इसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, और 100 में 3 लोग खड़े हैं यहां पर तो 25 लोग वोट दे रहे हैं इसको। इसमें क्या होगा, अनुपातिक बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। जितने भी वार्ड बनेंगे सभी अनुपातिक रूप से बराबर जनसंख्या के साथ बनेंगे। ठीक है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो। ठीक है, याद रखिएगा, इसे अनुपातिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब बात करते हैं पंचायत के सदस्यों के बारे में। देखिए यहां पर 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, पूरे पंचायत में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या होता है। यहां तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? देखिए आपके दिमाग में जितना क्वेश्चन आएगा उतना आंसर यहां पर निकल के आएगा, नया नया चीज आएगा। तो अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो शांत मत बैठिएगा, ये बात के लिए बचा के मत रखिएगा। ठीक है, वो फिर आपके एग्जाम में आपको मिलेगा फिर वापस, वरना। ठीक है, तो बेहतर है कि आप क्वेश्चन करें, उसका आंसर ले लें। ठीक है, मैं 2 चीजों पर विश्वास करता हूं, याद रखिएगा। अगर आपके दिमाग पे कोई भी उल फिजूल तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बैठेगा, और कॉन्सेप्ट एक बार बैठ गया तो यकीन मानिए 10 साल 20 साल 30 साल तक वो हमेशा परमानेंट रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस जब भी आए आपके दिमाग में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे पंचायत के सदस्य। ठीक है, पंचायत के सदस्य अभी हम संरचना के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, देखिएगा पंचायत के सदस्य कौन कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा पंचायत के सदस्य जो हैं, देखिएगा हम अलग अलग प्रणाली से बात करेंगे। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा एक होगा आपका निर्वाचित, जिसको आप चुनाव से बोलेंगे ये पंचायत का सदस्य बना है। ठीक है, और एक होगा आपका पदेन। आपने सुना होगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो राज्यसभा में क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कोई भी बनेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा यहां पर कुछ व्यक्ति हैं जो पदेन सदस्य अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, उनको सदस्यता ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे ही इसमें आए, ठीक है, निर्वाचित हुए और उस क्षेत्र में आते हैं तो अपने आप सदस्य बन जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी प्रणाली को हमको समझना है कि कौन निर्वाचित होता है और कौन पदेन सदस्य बन जाता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इसी से बात करेंगे। तो निर्वाचित सदस्य के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है आप लोग का। ठीक है, कि निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, तो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा अगर हम लोग सदस्यों की बात करें, ठीक है, तो तीनों स्तर पर बात करेंगे सदस्य कौन कौन होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो याद रखिएगा अगर, अच्छा यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य होगा वो सभी निर्वाचित ही होते हैं, पदेन कोई भी नहीं होता यहां पर। ठीक है, ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां पर डायरेक्टली बता देता हूं ताकि आप ग्राम पंचायत के स्तर पर याद रख लें चीजों को। सर पंचायत के अंतर्गत उप सरपंच भी आएगा?
हाँ हाँ, वो भी सदस्य है, ठीक है, वो भी तो पंच था ना। हाँ अच्छा, पंच से चुना जाता है। हाँ, वो पंच से, जैसे देखिए किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1000 लोग हैं जनसंख्या, तो वार्ड की संख्या हो गई 10, ठीक है, 10 वार्ड हुए तो 10 पंच हो गए, 10 पंच हुए, क्लियर। अब एक व्यक्ति जो है 1000 में से क्या बनेगा, सरपंच बनेगा चुनाव से, सभी लोग 1000 लोग पूरा वोट देंगे, ठीक है, लेकिन ये 10 पंच को ही वोट देंगे, उप सरपंच का वोट नहीं होगा, ये दोनों डायरेक्ट हो गए, प्रत्यक्ष चुनाव में आ गए। अब उसके बाद इन 10 में क्या करेंगे, अब बहुमत तैयार किया जाएगा। दो लोग ऐसे होंगे जो आपस में लड़ने के लिए तैयार है कि मुझे उप सरपंच बना दो, मुझे उप सरपंच बना दो, ठीक है, मैं तुम्हारा ये फायदा दूंगा, तुमको मैं बाजार का, हाट बाजार का मालिक बना दूंगा, इधर मैं तुमको, इधर नाली साफ होगा तो उसका पैसा दिलवा दूंगा, दुनिया भर का अपनी तरफ खींचना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा 6-4 का बंटवारा हो जाएगा, 6-4 का, जो 6 लोग एक तरफ जिसको वोट देंगे वही बन जाएगा आपका एक पंच जो है उप सरपंच बनकर तैयार हो जाएगा। सर ये 10 सदस्य में सरपंच भी शामिल है? नहीं नहीं, इसमें नहीं शामिल होगा, वो तो पंच रहे ना, वार्ड है, वार्ड में 10 वार्ड हो जाएंगे और 10 वार्ड में सरपंच यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल पंच आएगा, ठीक है, 1000 में एक पंच, ठीक है। तो इस जनसंख्या में ये पंच बना है, यहाँ पर वार्डों में पंच नहीं बनते, सरपंच नहीं बनते, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। सुनिए देखिए, 1000 जनसंख्या होगी, इसमें से मान लीजिए 5 लोग प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, सभी को वोट दिया जाएगा प्रत्यक्ष तौर पर, ये 1000 लोग इन 5 लोग को वोट देंगे, ठीक है। जब इनको वोट दिया जाएगा तो मान लीजिए तीसरे नंबर को जो कि सी है, इसको क्या मिल जाएगा, अधिक वोट मिल जाएगा, ये सरपंच का चुनाव जीत गया है, ये बन गया सरपंच, ठीक, कहानी खत्म हो गई। इसका आप जब भी मतपत्र भरते हैं, यदि आपने देखा होगा मतपत्र भरने के लिए आपको 2 बार, ठीक है, पत्र भरना पड़ता है, या नीला या गुलाबी, ठीक है, 2 बार भरते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके की आकृति का एक साइन आपने देखा होगा, ये ठप्पा मारकर मतपत्र भर दिया जाता है, ठीक है। या फिर आप जब वोटिंग मशीन का काम करते हैं तो याद रखिएगा आपको 2 बार मौका मिलता है, आपसे बोला जाता है कि पहली बार जब बटन आवाज करेगा, पीप की आवाज करेगी, तो आपका वोट लाइन चालू हो जाएगा और आप एक बटन दबाकर जो है अपना मत तैयार कर दिए, पहला सरपंच का। दूसरे बार फिर से बोला जाएगा कि आप दूसरी बार जब आवाज करेगा तो उसके बाद फिर से आप पंच को वोट देंगे, तो ये डायरेक्ट 2 बार वोट दिया जाता है, ठीक है, 2 वोट होगा, ठीक। इसमें जब काउंटिंग होगा तो सरपंच को बिल्कुल अलग से काउंट करके अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो है 5 बजे तक क्लियर कर देते हैं कि आज कौन सरपंच बन गया 5 साल के लिए, ठीक है। पंचों की गिनती जब होती है, याद रखिएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, 100 लोगों में होता है। यहां पर जो 100 लोग अपने वार्ड के लोग होंगे, जैसे वार्ड क्रमांक मान लीजिए, ठीक है, गांधी वार्ड, ठीक है, सुभाष चंद्र बोर्ड वार्ड, ऐसे नाम होगा वार्डों का, ठीक है। तो ऐसे में एल्डरमैन का नाम सुना होगा, एल्डरमैन वार्ड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, केवल 100 लोग की गिनती से यहाँ पर जो जनसंख्या बांटी गई है इस यहाँ पर इस वार्ड वाले को, तो ये बोलेगा कि मेरे को, यहाँ पर 2 ही लोग खड़े होते हैं, जनरली 2 लोग 3 लोग खड़े होते हैं, ठीक है, हाँ, एक वार्ड से, ठीक है। तो ये पूरे वार्ड को नहीं काउंट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो एक वार्ड से खड़े हुए, तो मान लीजिए ए और बी खड़े हुए थे यहाँ पर, दोनों आपसी समझौता कर लिए और इसके बाद जो है बी को जिता दिया गया, तो ये 100 लोग वोट दिए इसको, सिर्फ 100 लोग, ठीक है, बाकी 1000 लोग तो नहीं देंगे पूरे टोटल, सिर्फ 100 लोग वोट देंगे और ऐसे में इसको मिल गया आपका 80 वोट, 20 लोग नहीं आए वोट देने, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो अब जो है 80 वोट के साथ ये पंच बन गया। उसी प्रकार हर वार्ड से 100 लोग वोट दे देकर अपने में से किसी को पंच बना देंगे, तो ये अलग है बिल्कुल कहानी, ठीक है। आप सबको नहीं देंगे वोट, याद रखिएगा, आप सिर्फ अपने वार्ड के पंच को दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर लिस्ट होगा 3 लोग का, 4 लोग का या 2 लोग का, या कभी कभी तो निर्विरोध जीत जाते हैं पंच, हमेशा ऐसा होता है निर्विरोध, क्यों, हाँ, पंच मिलकर फिर अब जब ये 10 लोग आ जाएंगे तो शाम को या 2-3 दिन बाद जो है एक बैठक बनाया जाएगा, बैठक किया जाएगा, ठीक है, जहां पर एक प्राधिकारी होगा या पीठासीन अधिकारी होगा और वहां पर बैठक होगी, याद रखिएगा, ठीक है। सरपंच को यहीं पर शपथ दिलाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उससे पहले उप सरपंच का वोट वहां पर आपसी में करा दिया जाता है और यहां पर एक पीठासीन अधिकारी या फिर कलेक्टर के द्वारा भेजा गया एक प्राधिकारी होता है, ठीक है। अगर कलेक्टर डायरेक्ट नहीं आते हैं, याद रखिएगा, तो किसी भी प्राधिकारी को भेज दिया जाता है, ठीक है। उस लेवल का होगा जो सीओ के लेवल का होगा, जनपद के सीओ लेवल का होगा, ठीक है, या गजेटेड 2 ऑफिसर होगा, ठीक है। इसको भेजा जाएगा और सरपंच का यहीं पर शपथ होगा और शपथ अगर होता है मान लीजिए तो कलेक्टर आते हैं, ठीक है, कलेक्टर आएंगे यहाँ पर शपथ हुआ तो ऐसे में पहले सरपंच को शपथ दिलाने से पहले पंचों का चुनाव करवा लिया जाएगा, चुनाव में से बोलेंगे कि उप सरपंच का चुनाव कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सभी लोग लिख कर चिट्ठा बंद करेंगे और खोलेगा कौन, कलेक्टर खोल कर देख लेगा कि किसका नाम सबसे ज्यादा आया हुआ है, ठीक है, कौन कौन खड़ा था इस पंचों में से, कौन उप सरपंच के लिए खड़ा था, ठीक है। 10 के 10 नहीं खड़े हो सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो जनरली 2-3 खड़े हो जाते हैं और उनमें देखा जाता है कि किसी को 4 वोट मिला है, किसी को 5 मिला, किसी को 6 मिला है, मान लीजिए, तो 6 वाला गिनकर ये उप सरपंच वहीं पर घोषित हो गया और वहीं पर शपथ ग्रहण कर लेगा और वहीं पर कहानी चालू जाएगा।
हाँ बिल्कुल, ये आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हाँ, अभी आगे आरक्षण वाला वो आएगा, ठीक है। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी आरक्षण वाला डी में पढ़ेंगे, तो आरक्षण पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। अभी डी पास नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, अभी सी में है, ठीक है। तो अभी हम सी को देख रहे हैं, ठीक, केवल। हाँ जैसे 10 लोग खड़े, हाँ मतलब 10 लोग पंच है, हाँ उसमें से 2 खड़े हुए, हाँ। उनको बाकी 8 वोट करेंगे कि पूरा 10? नहीं नहीं, खुद को भी वोट देंगे। हाँ, खुद को वोट देंगे, ठीक है। वो एक पंच अपने आप को भी वोट देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इवन सरपंच के पास भी पावर होता है वोट देने का, ठीक है। जब सरपंच के पास पावर होता है, क्योंकि वो भी किसी बोर्ड का मेंबर था ना, वो भी तो किसी बोर्ड से था, तो वो वार्ड जो था उसमें वो व्यक्ति था, तो सरपंच हुआ तो उसके पास भी पावर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली सरपंच नहीं देते हैं, जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। दुश्मनी कौन करेगा? तो ऐसे में जो है ना, ये आपस में ही सेटल कर लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत कुछ सोचा समझा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हाँ, जब तक खून खराबा ना हो जाए तब तक के लिए, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है जितने भी सदस्य होंगे, क्या होंगे? ग्राम पंचायत में सभी निर्वाचित होते हैं, ठीक है। यहां पर पदेन सदस्य कोई भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इस पे लेकिन याद रखिएगा एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसको मैं डायरेक्टली यहां से हटा देता हूं ताकि मैं दूसरे पंचायत के सदस्यों को काउंट कर सकूं, ठीक है। अब देखिएगा पंचायत के सदस्य, ठीक है, जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो यहां पर 2 होंगे, एक होगा आपका निर्वाचित और दूसरा होगा पदेन सदस्य। निर्वाचित जो चुनाव में जीत कर आए हैं, चुनाव द्वारा, ठीक है। तो चुनाव द्वारा जीत के आए उसको क्या बोलेंगे? निर्वाचित बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा इसका एक शब्द अर्थ होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि ये निर्वाचित कौन होगा? तो प्रादेशिक तौर पर चुन कर आए हुए। अब देखिए यहां पर भी क्या वार्डों की संख्या होगी, ठीक है। तो वार्ड में आपको याद होगा कि ये जो चुनाव होगा ये वार्ड के लिए होता है, ठीक है। वार्ड मेंबर या सदस्य, ठीक है, जहां पर हम देखते हैं कि लगभग 10 से 25 जो है यहां पर संख्या आ सकती है, जो कि सदस्य, याद रखिए जनपद के जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित किया जाता है। क्लियर है? जनपद के सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। अब यहां पर पदेन सदस्य देखिए कौन कौन हो सकता है। पदेन सदस्य याद रखिएगा, सरपंच, ठीक है। सरपंच यहां का पदेन सदस्य होता है, याद रखिएगा, सरपंच होता है पहले, ठीक है। तो वहां का सरपंच यहां पर आपने याद रखा होगा कि सरपंच निर्वाचित है, ठीक है। उसके बाद आपका पंच निर्वाचित है, याद रखिएगा, और निर्वाचित आपका उप सरपंच भी है, ठीक है। ये भी निर्वाचित ही है, पदेन नहीं बनता, याद रखिएगा, उप सरपंच पदेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? निर्वाचित है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। जनपद की बात करेंगे तो याद रखिएगा वहां पर निर्वाचित होगा केवल सदस्य, ठीक है। जनपद की बात करेंगे, लेकिन पदेन सदस्य की बात करेंगे तो देखिए इस पदेन सदस्य में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सरपंच, ठीक है, उस क्षेत्र में। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सरपंच कैसे पूरे लोग आ जाएंगे, इतने सारे सदस्य की संख्या कैसे हो सकती है? देखिए क्या होता है इसमें, ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक है, कि ये है आपका जनपद पंचायत, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने गांव आ जाएंगे सोच के देखिए, या फिर कितने ग्राम पंचायत आएंगे? तो 5 आएंगे, 5 आएंगे ना। तो 5 आएंगे क्योंकि 1,000 का कैटेगरी है इसमें, ठीक है। ग्राम पंचायत ए, बी, सी और डी, 5 आ गए। इन पांचों में याद रखिएगा सभी के एक निर्वाचित सरपंच होंगे, सभी में होगा सरपंच, ठीक है। तो इसका जो सदस्य होगा जनपद का, वो हर साल एक ही सरपंच होगा, अगले साल फिर दूसरा सरपंच होगा, फिर अगले साल तीसरा सरपंच होगा, ऐसे करके चक्रीय होते रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ? 5 साल तक 5 गांव के सरपंच आ जाएंगे सदस्य के रूप में। एक ही पद पे। हाँ, ये पदेन जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे उनमें से एक सरपंच रहेगा हमेशा, ठीक है, ताकि ये वैल्यू सरपंच को भी मिलता चला जाए कि उस जनपद का सदस्य है, ठीक है। तो हर साल जो है जनपद सदस्य बदलता रहेगा, याद रखिएगा, सरपंच बदलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पदेन है ना, याद रखिएगा, ये पदेन सिस्टम है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी जनसंख्या ज्यादा हो, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, 5,000 से ज्यादा होगी, तो सरपंचों की संख्या भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि यहां पर जो है लॉटरी किया जाता है फिर, ठीक है। लॉटरी समझते हैं? नाम लिख के चिट्ठा, ठीक है, तो लॉटरी खुलेगा, वही पदेन सदस्य बनेगा, ठीक है, जब अधिक बन जाएंगे तो, ठीक है। क्लियर है? इसका नाम अगर डबल ट्रिपल आ गया तो
डबल डबल कैसे हो सकता है? एक ही बार लिखेंगे नाम ना। नहीं नहीं, जैसे हाँ एक बार नाम लिखे, हाँ, उसका नाम दूसरी बार में हटा देते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपको, अब आप कभी बीसीसी के बारे में सुने हैं? हाँ, महिलाएं, महिला मंडल बहुत ज़्यादा खेलती हैं, 5-5 हज़ार रुपये जमा करती हैं, ठीक है, तो नाम लॉटरी निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वो जिनको पैसा प्राप्त हो चुका है तो उसका नाम वहाँ से हटा देते हैं, अब उसी को दोबारा मिल गया तो, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा, फायदा हो जाएगा। तो एक क्या करते हैं, उसका नाम हटा देंगे, दूसरी बार में उस व्यक्ति का नाम हटा देंगे, ठीक है। अब अगले बार देखेंगे फिर उसके बाद ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा चलता रहता है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, सरपंच हो गया, ठीक है। सरपंच के बाद याद रखिएगा पदेन सदस्य कौन होता है, तो याद रखिएगा विधानसभा का, ठीक है। यहां पर देखिएगा कौन कौन शामिल होगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है दो चीजों को शामिल करेंगे, एक है आपका लोकसभा, दूसरा होगा आपका विधानसभा, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे, याद रखिएगा लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे, ठीक है, हमारे जैसे इस छत्तीसगढ़ में जो भी लोकसभा और विधानसभा का, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलेंगे, लोकसभा विधानसभा बोलेंगे और राज्यसभा और विधान परिषद बोलेंगे एक साथ, ठीक है। तो इनके जो, क्योंकि देखिए उनकी कैटेगरी का नियम अलग है, इनके कैटेगरी का नियम अलग है, ठीक है। इनका कैटेगरी ये है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए ये जनपद क्षेत्र हो गया आपका, एग्जाम्पल लेते हैं बिल्हा, हालांकि बिल्हा नहीं, हम बड़े क्षेत्र को देखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र मान लेते हैं मस्तूरी जनपद, क्लियर, मस्तूरी जनपद का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा से खड़ा हुआ था जिसका नाम है ए, जो इसके अंतर्गत आता है, यहां पर उसका एरिया ये है, कॉन्स्टिट्यूशन एरिया, ठीक है। दूसरा कोई विधानसभा का सदस्य खड़ा हुआ है और यहां पर भी वो बी जो है विधानसभा, इसी हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट है और 90 सीट में से एक सीट यहां पर भी अंदर में मस्तूरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कोई ऐसा है, ये इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऐसा करने का मतलब क्या है या ऐसा करने का मतलब क्या है, जब ऐसा गोला पूरे अंदर में रहेगा तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा विधानसभा जो है उसके अंतर्गत आ रहा है, जनपद के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने ऐसा गोला किया तो आंशिक रूप से आता है, ठीक है, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा उसके एरिया में आता है और थोड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे ये सभी इसके पदेन सदस्य होंगे, याद रखिएगा, यानी जनपद के सदस्य होंगे, ठीक है। पहला क्लियर हुआ कि जनपद के अंतर्गत आने वाले लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, ठीक है, जो आंशिक रूप से या पूरे रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सभी के सभी जनपद के सदस्य होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सदस्य, ठीक है, किस प्रकार से, आंशिक रूप से या फिर पूरे रूप से, ठीक है, आते होंगे इस जनपद के अंतर्गत, तो ये सदस्य कहलाएंगे किसके, जनपद पंचायत के, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मान लीजिए अभी ए हार गया, बी यहां पर आ गया था तो बी भी सदस्य बन जाएगा अपने आप, ठीक है। ये ऐसा चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा तीसरा होता है पदेन सदस्य के तौर पर, एक होता है आपका राज्य परिषद और एक होता है आपका विधान, सॉरी, राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ऐसे में अब ये नियम हट गया है कि राज्यसभा और विधानसभा के क्षेत्र का आंशिक और पूरे रूप में आना जरूरी है, ऐसा हट गया है। अब आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा मतदाता के तौर पर कि आप जो है इसी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव के मतदाता सूची में शामिल हैं, ये याद रखिएगा। यहां पर मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैं लोकसभा का सदस्य हूं और जो है मैं मस्तूरी के क्षेत्र में नहीं आता हूं, मैं मस्तूरी के बगल वाले क्षेत्र में आता हूं, ठीक है, मल्हार के आसपास के क्षेत्र में आता हूं, तो ऐसे में याद रखिएगा तब भी मैं सदस्य बना रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आंशिक रूप से मस्तूरी के अंतर्गत आ रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा यहां पर यह बोला जाता है कि राज्य जो सभा होगा या विधानसभा के जो सदस्य होगा उसको इसी जनपद के गांव के अंतर्गत मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है, ठीक है, कहीं और से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां से जो सदस्य होगा ये कैसा होगा, जनपद के अंतर्गत आने वाले मतदाता सूची में सूचीबद्ध होगा, क्लियर है, या कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाव फिराव वाले टाइप के आंसर होते हैं इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। सर जैसे कोई राज्यसभा जो मेंबर है, हाँ, दूसरे जगह से मतलब बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दूसरी जगह से बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं
कि बिलासपुर के अंतर्गत कोई जनपद पंचायत है, वो ठीक, रहता रायपुर से है, रायपुर में रहता है, हाँ रायपुर में है, हाँ, और बिलासपुर से वो राज्यसभा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का सदस्य नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। पर वो वहाँ का हो सकता है। हाँ, रायपुर से होगा वो, ठीक है, रायपुर के जिला परिषद के अंतर्गत जो परिषद होगा या जनपद होगा वहां से कनेक्ट होगा वो, ठीक है, यहां से नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर उसने रायपुर के क्षेत्र से मतदाता सूची में शामिल है तो, ठीक है, और हाँ एक बात और, जब उसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है जीता हो तभी वो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिलासपुर से खड़ा होगा है तो बिलासपुर के क्षेत्र में ना इधर से रहेगा ना रायपुर से रहेगा, ऐसे में नहीं रहेगा। अगर वो अपने मतदाता के अंतर्गत ही खड़ा होगा तो ही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी मतदाता सूची में ए जगह पर आपका रजिस्ट्रेशन है, ग्राम पंचायत ए के पास आपका रजिस्ट्रेशन है और आप जाके खड़े हो रहे हैं डी के पास से, तो आप नहीं होंगे, ठीक है। यही ये नियम कह रहा है, याद रखिएगा, और यही अभी हाल फिलहाल में ही बदला गया था इसको, ठीक है, याद रखिएगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि यही सेम नियम चलता था इसमें, ठीक है, कि आप जो है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो और इस क्षेत्र में जो है आपका निर्वाचन हुआ हो या फिर इस क्षेत्र के सदस्य रहे हो तो आप जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पदेन सदस्य बन जाते थे। अब नहीं बनते, अब क्या है, आपको मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए जिस जगह से आप खड़े हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, और वहां पर आप जीत कर आए तब जाकर पदेन सदस्य बनेंगे जनपद के लिए, ठीक है। तो दोनों का नियम याद रखिएगा, दोनों अलग अलग नियम से चलते हैं, क्लियर है दोनों नियम। एक तो याद रख लीजिएगा कि बाय डिफॉल्ट कौन होगा, सरपंच, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। दूसरा, लोकसभा विधानसभा के सदस्य जो आंशिक और पूरे रूप से जो है उस जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हों, ठीक है। तीसरा, राज्यसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उस क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल हुए हों। बस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिल जाएगा आपको, क्लियर। चलिए इसके बाद देखिएगा अब बात करते हैं जिला पंचायत के लिए, देखिएगा, ठीक है, जिला पंचायत के लिए यहां तक दोनों क्लियर हुआ, एक ग्राम पंचायत और एक हो गया आपका जनपद पंचायत, ठीक है, इसको हम जनपद कर लेते हैं। अब देखिएगा जिला पंचायत के लिए, ठीक है, तो मैं यहां से चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, जिला पंचायत के लिए। अभी आप छोटे स्तर पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, अभी आप चीजों को छोटे स्तर पर पढ़ें, अभी जब हम अध्याय में पहुंचेंगे तो इसी को बहुत बड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर एक एक चीजों को एग्जांपल के साथ सेट करेंगे, कहां कहां पर क्या होता है, कैसे होता है, पूरे एग्जांपल के साथ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या सिर्फ अनुच्छेद बता रहा हूं मैं आपको, अनुच्छेद का एक लेबिलिटीज बता रहा हूं कि अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल हो जाती है, ठीक है। जैसे संरचना के अंदर अभी बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि गठन क्या होता है, संरचना क्या होता है, एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। तो गठन से समझ में आया कि त्रिस्तरीय होगा, चार स्तरीय होगा, दो स्तरीय होगा, कैसे गठन हो रहा है उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, गठन को कि कैसे कैसे होता है वो गठन, ठीक है। और फिर संरचना को देखते हैं हम लोग कि संरचना के अंतर्गत सदस्य क्या होते हैं, संरचना कैसी होगी, कहां पर कौन सा सदस्य आएगा, कौन सदस्य उसके नीचे होता है और कौन सदस्य चुनाव से आता है, कौन सदस्य पदन्य होता है, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा। तो अभी हम लोग केवल आप बस इस बात का आधार रखें कि अभी हम इसको एक निम्न स्तर पर पढ़ रहे हैं और आगे चलकर इसको एक बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा निर्वाचित सदस्य कौन होता है, याद रखिएगा यहां पर ये सदस्य कहलाते हैं। प्रादेशिक स्तर पर चुने गए वार्ड के मुखिया क्या होंगे, यहां पर याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य होंगे केवल, ठीक है। अब यहीं पर देखिएगा हम बात करेंगे, ठीक है। पहले तो यहां पर देखिएगा वहां पर हमने क्या दिया था, सरपंच को जगह दिया था, यहां पर जगह दिया जाता है, याद रखिएगा जनपद के अध्यक्ष को, ठीक है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को, वहां सरपंच को जगह दिया था जनपद में, ये जिला है तो जनपद के अध्यक्ष को यहां पर जगह मिलेगा, याद रखिएगा। जो जनपद का अध्यक्ष होगा वो पदेन क्या बन जाएगा, यहां पर सदस्य बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और वही सेम प्रक्रिया होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इन केस कभी कभी मैंने बताया अभी कि एक क्रिया बताया, मैंने एक काम बताया कि अगर राज्य में 20 लाख की जनसंख्या नहीं है तो मध्य स्तर गायब हो जाता है, तो याद रखिएगा मध्य स्तर गायब हो गया तो सरपंच आ जाएगा यहां पर, ठीक है।
हाँ स्तर का अध्यक्ष आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रखना होगा कि जनपद के पंचायत के अध्यक्ष या जनपद पंचायत ना होने पर किसी राज्य में वहां का जो ग्राम पंचायत होगा उसका अध्यक्ष जो है जिला पंचायत का यहां पर सदस्य बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ठीक है, सेम कंडीशन है, याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य लोकसभा या विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः व आंशिक रूप से आता हो, ठीक है। अब इस बात को फिर से समझिएगा, ये जिला पंचायत हो गया आपका बिलासपुर जिला पंचायत, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए, ठीक है, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशंसी में या क्षेत्र में जो है अभी वर्तमान में अग्रवाल जी हैं, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, सॉरी विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए उनका घर ऐसा पड़ता है जो दूसरे बिलासपुर के दूसरे क्षेत्र में भी पड़ता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशंसी जैसे बिल्हा हो गया आपका, ठीक है, आपका बेलतरा हो गया, ठीक है, आसपास टच हो रहा है, ऐसे बिलासपुर इधर बेलतरा, ये बेलतरा हो गया, ठीक है। तो इनका एरिया आता है आधा बेलतरा में आधा बिलासपुर या, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा ये सदस्य बने रहेंगे बिलासपुर क्षेत्र में, और ये चाहे तो बेलतरा से भी सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये निर्धारित ये खुद कर सकते हैं कि मैं बेलतरा क्षेत्र से सदस्य बनूंगा जिला पंचायत का, या फिर, लेकिन बेलतरा जिला पंचायत तो है नहीं क्योंकि जिला पंचायत तो एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में बिलासपुर का जो है ये बिलासपुर में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि बिलासपुर बेलतरा भी एक जिला पंचायत होता तो ये भी तय किया जा सकता था, ठीक है। क्योंकि देखिएगा कभी कभी क्या होता है कोरबा क्षेत्र में, कोरबा का और पेंड्रा का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो कोरबा आता है किसमें, आपके कोरबा जिले में आता है, और पेंड्रा का जो क्षेत्र कुछ क्षेत्र शामिल किया गया कोरबा के साथ मिला करके, ठीक है। अभी जब पेंड्रा को शामिल किया गया था आपको पता होगा कि पेंड्रा का कोरबा का कुछ क्षेत्र दिया गया कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। तो ऐसे में कोरबा का क्षेत्र को बढ़ा करके पेंड्रा को शामिल कर दिया गया था उसमें। तो ऐसे में पेंड्रा किसके अंदर आता है, बिलासपुर में आता है, और कोरबा कोरबा में आता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई हिस्सा है जो कि पेंड्रा और कोरबा के दोनों के कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल होता है तो वो व्यक्ति निर्धारित कर सकता है कि मैं बिलासपुर में रहूंगा या फिर आपके कोरबा में रहूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक आता हो तो ये सदस्य होगा पदेन, ठीक है। वही जो आपने जनपद में लिखा था वही है आपका, ठीक है। और तीसरा नंबर आता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए याद रखिएगा कि इन क्षेत्रों से निर्वाचित, ठीक है, इन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा जनरली जो है, याद रखिएगा, इनमें एक्चुअली निर्वाचित नहीं कह सकते, हम ऐसा कह सकते हैं इनके सदस्य, इस परिषद के सदस्य, ठीक है। तो ये सदस्य जो है उस क्षेत्र के, उस जिला पंचायत के क्षेत्र के पंचायत में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो, क्लियर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सदस्य होगा और कैसे सदस्य होंगे, ठीक है, सदस्यों की प्रणाली क्या होगी इसमें, क्लियर है। अब बताइए कोई डाउट है तीनों स्तर पर तो पूछ लीजिए जल्दी से, क्योंकि इनमें ना डाउट, क्योंकि हम क्या है इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, इस पूरे टॉपिक पे सिर्फ प्रैक्टिकल महसूस करते हैं, ठीक है। तो अधिकांश चीजें क्या होती हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके आसपास कोई ऐसा चीज हुआ है, ऐसे घटना हुई है, तो आप उसके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे राज्य में क्या होता है, ये पूरा भारत देश, ठीक, इसमें 28 राज्य कॉमन 28 राज्य हो गए, ठीक है। तो हमारे पंचायती राज में ये बोला गया है कि जहां पर भी 20 लाख की जनसंख्या से कम होगा, ठीक है, जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगा, जिसमें मध्य स्तर नहीं होगा, ठीक है, यानी जनपद पंचायत नहीं होगा, बाकी ग्राम पंचायत होगा और जिला पंचायत होगा, ठीक है, 20 लाख की जनसंख्या से कम के स्तर वाले को, ठीक है।
ठीक है, बस एक ही नियम याद रखिएगा कि जब भी जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे सरपंच, ठीक है, तो लॉटरी से बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, चक्रानुक्रम में लॉटरी से। और दोबारा जब लॉटरी निकलेगी तो दोबारा उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा जो पहले से सदस्य बन चुका है, पहला चीज। और कभी भी वो व्यक्ति जो सरपंच होगा वो स्थायी समिति के सदस्य नहीं बनाया जाएगा। जनपद पंचायत के स्थायी समिति के सदस्य नहीं बनाए जाते हैं लॉटरी वाले लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कल पढ़ेंगे हम लोग पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। कल का टॉपिक रहेगा आपका पंचायतों में आरक्षण, ठीक है। थोड़ा सा और फास्ट करेंगे लेकिन बहुत सारी बातें रहती है बताने को, इसलिए थोड़ा समय हमारे पास कम हो जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लीजिए।